अस्पताल से फ़ोन आते ही अनामिका गाड़ी की ओर भागी और ड्राइवर से बोली, जल्दी चलो, अस्पताल चलना है। अस्पताल पहुंचते ही भाग के अनामिका अपनी माँ के पास गई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर बेटा, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? माँ, ये लोग मेरे साथ हैं। पर बेटा, तुम्हारे साथ क्यों आए हैं ये लोग? कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे साथ रहते हैं। और माँ, अच्छी बात तो ये है कि मुझे पोस्टिंग भी यही मिली है। इतना सुनते ही सुमित्रा जी के मानो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। ऐसे ही एकटक अनामिका को देखे जा रही थी। तभी अनामिका सुमित्रा जी को हिलाते हुए बोली, माँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। माँ, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, शाम तक आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ काम है, शाम को मैं आपको लेने आ रही हूँ। कहते हुए अनामिका ऑफिस चली गई। इधर सुमित्रा जी ये सुनते बहुत गौरवान्वित हो रही थी कि वो अब कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक कलेक्टर की माँ बन गई हैं। साथ ही साथ ये भी एहसास हो रहा था कि कैसे मैं कुछ वर्षों पहले अनामिका की पढ़ाई के विरुद्ध थी। मुझे तो इसकी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। ये तो धन्य है इसके पिताजी का, जिन्होंने मुझे इतना समझाया कि आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। अब लड़कियां भी हर क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं। ये उस समय की बात है जब श्याम प्रसाद के तीनों बेटों को पढ़ाई के लिए पटना सुमित्रा जी के कहने से भेजा गया। और अनामिका की पढ़ाई से तो सुमित्रा जी को कोई मतलब ही नहीं था। बस सुमित्रा जी की नज़र में तो तीनों बेटे ही सब कुछ थे। फिर भी श्याम प्रसाद के कितना समझाने पर कि आजकल हर लड़का पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करना चाहता है। यदि अपनी अनामिका बिटिया नहीं पढ़ेगी तो शादी करवाने में काफ़ी तकलीफ होगी, साथ ही साथ काफ़ी पैसे भी लग सकते हैं। श्याम प्रसाद के इतना कहने के बाद बड़ी मुश्किल से वो मुंह बनाते हुए सहमति दी। कर लीजिए जो आपको करना चाहते हैं। आज तक इस घर में मेरी कोई बात सुनी गई है? सच तो यही था कि घर में सुमित्रा जी की ही चलती थी। वैसे तो सुमित्रा जी बहुत अच्छी औरत थी, सबके लिए भला ही करती रहती थी। बस कमी तो एक ही बात की थी कि पुत्र मुँह में आकर अपनी बेटी के साथ थोड़ा अन्याय कर रही थी। तब अनामिका के पिता ने उसको गांव के ही स्कूल में दाखिला दिला दिया। अनामिका पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा अच्छे नंबर से पास करती थी और अपने व्यवहार से भी सबको हमेशा प्रसन्न रखती थी, सिवाय अपनी माँ के। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। आज अनामिका ने इंटर अच्छे नंबर से पास कर लिया और बड़ा बेटा अनिल बीएससी फाइनल कर नौकरी की तलाश में था। रोहन ऑनर्स लास्ट ईयर में और राजवीर इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और साथ ही साथ बड़े बेटे अनिल की भागलपुर की पीएनबी में कैशियर की नौकरी लग गई। और आज तो रोहन भी स्टेशन मास्टर बन गया है, इसीलिए घर में सब बहुत खुश हैं। सुमित्रा जी सबका मुंह मीठा करवा रही हैं। रोहन बेटा, तू तो कुछ खाता ही नहीं है, यही वाली बर्फ़ी स्वादिष्ट लगेगी, खा के देख। बस मम्मी, बहुत खा लिया, अब रहने भी दो। मम्मी, मुझे जाने की भी तैयारी करनी है। कल ही रात में सीमांचल ट्रेन है जो मुझे सीधे दिल्ली ही छोड़ेगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो खुशी में सब कुछ भूल ही गई थी। अब वो समय भी आ गया। ट्रेन पकड़ने पूरे परिवार के साथ कटिहार स्टेशन पर आया था राहुल। मम्मी, ये लो, मेरी ट्रेन भी आ गई, अब आप लोग घर जाइए। बेटा, तुम्हारा बैग में गाजर का हलवा भी रख दिया है, ध्यान से खा लेना। समय पर खाना खाते रहना, भूखे मत रहना। किसी अनजान आदमी का दिया हुआ कुछ भी ट्रेन में मत खाना पीना। ऐसा लग रहा है मानो सब ज्ञान आज ही दे देंगी। ऐसा श्याम प्रसाद जी के कहते ही सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। ट्रेन की 3 सीटी बजने के साथ धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी। सब लोग घर आ गए और खाना पीना खा लिया, लेकिन सुमित्रा की तो मानो भूख ही उड़ गई हो बेटे के जाने से। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया।
छोटा बेटा राजवीर भी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर अमेरिका में जॉब करने लगा था। अनामिका भी बीए पार्ट 2 में पढ़ने लगी थी। एक दिन दोनों पति पत्नी बरामदे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक औरत आई और डलिया से कुछ मिठाइयाँ और पकवान देने लगी। तो सुमित्रा जी ने पूछा कि कहाँ से आया है। मालकिन, ये मेरी बेटी सन्नो की ससुराल वालों ने सन्नो के साथ भिजवाया है। अच्छा, कब आई है बिटिया, कैसी है? ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मालकिन, बिटिया के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। भगवान सबको ऐसा पति और माँ जैसी सास दे। अच्छा तो मालकिन, हम चलते हैं, और भी जगह देने जाना है। हाँ हाँ जाओ, बातों का क्या है, ये तो होती ही रहेंगी। सुमित्रा जी कुछ सोचने के बाद अपने पति से बोली, अनामिका बिटिया भी तो अब बड़ी हो गई है, सन्नों से तो 1.5 वर्ष बड़ी है। अब तो उसके लिए भी लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक ही कह रही हो अनामिका की माँ, मैं कल ही केशव जी से बात करता हूँ। वो तो हमेशा घूमते ही रहते हैं। कोई न कोई लड़का उनकी नज़र में ज़रूर होगा। हाँ, अनिल की भी तो शादी उन्होंने ही करवाई थी। बीच में आवाज़ देते हुए अनामिका बोली, आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद सब लोग सो गए। सुबह होने पर श्याम प्रसाद जी केशव जी के घर गए। कहाँ हैं केशव भाई? कौन है भाई? अंदर से ही केशव जी ने आवाज़ दी। अरे मैं श्याम प्रसाद हूँ। अरे श्याम प्रसाद बाबू, आइए बैठिए। सुनती हो, श्याम प्रसाद जी आए हैं, जरा 2 कप चाय बना देना। कहते हुए केशव दरवाजे पर आ गया। और कहिए श्याम प्रसाद जी, सब खैरियत तो है ना? हाँ केशव भाई, सब बढ़िया है। अब तो तीनों बेटों की नौकरी भी हो गई है। बस अब बिटिया का कहीं शादी ब्याह हो जाए तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए, बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। केशव जी कुछ देर सोचने के बाद बोले, लड़का तो है एक मेरी नज़र में। ज़मीन भी 20-25 बीघा लगभग होगी और इकलौता भी है। अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करता है। लेकिन क्या केशव भाई, यही कि उसका घर बहुत ही दूर है। आप लोग इतना दूर से शादी कीजिएगा कि नहीं? बीच में ही बात काटते हुए श्याम प्रसाद जी बोले, कहाँ जगह का नाम तो बताइए। अररिया? अरे वो नेपाल बॉर्डर ही मान लीजिए। तो क्या हो गया? बीच में ही सुमित्रा जी बोल पड़ी, आजकल बस तो हर जगह जा रही है। वास्तव में सुमित्रा जी सोच रही थी कि किसी तरह शादी करके हटाएं, ताकि मैं अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर सकूं। सब लोगों की सहमति से फिर तय हुआ कि परसों चलना है लड़का देखने। रविवार भी है, अनिल की बैंक में छुट्टी भी है। फिर एक गाड़ी रिजर्व की गई। सब लोग सुबह 7 बजे तक निकल गए। अनिल शनिवार को ही अपने घर कटिहार आ गया था। अररिया 0 माइल पास करके कुछ दूरी तय किए थे कि अनिल बोल पड़ा, पिताजी इधर का रोड तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है। ड्राइवर भाई धीरे धीरे ही चलाना। चाचा जी, और कितनी दूर बची है अभी? बस बेटा, अब तो मात्र 5-7 किलोमीटर के लगभग ही होगी। ये लो, पटेगाना चौक आ ही गया। केशव भाई, यहाँ का रास्ता ऐसा है, सफ़र करने से ही भोजन पच जाएगा। इतना कहते ही सब लोग हंस दिए। केशव जी बोल उठे, बस यही थोड़ा खराब है, आगे से बढ़िया ही है। 1 किलोमीटर सीधा अंदर लेना और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखेगा। वहीं बगल में जो सबसे बड़ा टंकी वाला घर दिखेगा, वही है मोहन जी का घर। चलते हुए अचानक श्याम प्रसाद जी को कुछ सफ़ेद चमकता दिखा। चाचा, वो जो चमक रहा है वही घर है क्या? हाँ बेटा, वही है। गाड़ी दरवाजे पर प्रवेश की। उस समय मोहन जी पटसन को महाजन को दे रहे थे। उसका हिसाब किताब कंप्लीट कर दोनों चाय की चुस्की ले रहे थे। गाड़ी प्रवेश करते ही मोहन जी की नज़र केशव पर पड़ी, जो कि कुछ दिनों तक उसके यहाँ ही रहते थे। जब जब आंख दिखाकर नेपाल से लौटते वक्त शाम हो जाने पर उसी के यहाँ रुकते। केशव जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। इस बार तो बहुत देर कर दी आपने आने में। बीच में ही केशव जी बोल पड़े, हाँ सरकार, इस बार देर से तो आए पर दुरुस्त आए हैं। सब लोग हंसने लगे। फिर सब लोग बैठे, चाय नाश्ता हुआ। इधर केशव जी आंगन में मोहन जी को अपने आने का कारण बता दिए। फिर सबने लड़का देखा। लड़का सबको पसंद आ गया।
अब जाने के समय मोहन जी और उनके छोटे भाई को साथ ही लेते गए। दोनों ने लड़की देखी, लड़की सबको पसंद आ गई। केशव जी आगे बढ़ते हुए मोहन जी से बोले, शादी का दिन भी तय कर लूं तो अच्छा रहेगा। आप लोग अपने में मिला लीजिए, जो दिन आप लोगों को अच्छा लगे हमें बता दीजिएगा। मजाक में उन्होंने कहा, भाई हम तो लड़के वाले हैं, जब कहिएगा बारात लेकर आ जाएंगे। कहते ही सब जोर से हंसने लगे। पंडित जी भी आए हुए थे, जो बहुत समय से अपनी पोथी को देख रहे थे। श्याम प्रसाद जी, 25 नवंबर को अच्छा दिन है। फिर दोनों पक्ष की सहमति से शादी की तारीख फाइनल हुई। मोहन जी अपने भाई के साथ घर वापस आ गए। वो दिन भी आ गया जब बारात निकलनी थी। बारात को दिन के 2 बजे ही निकलना था, क्योंकि जाना बहुत दूर था। ऊपर से रास्ता भी ठीक नहीं था। इसीलिए मोहन जी ने बारात जाने वालों को खाना पीना खिला के बारात निकलने की तैयारी में लग गए थे। उनका बेटा दीपक भी तैयार हो चुका था। फिर सब लोग कोच में बैठे और हर हर महादेव के नारे के साथ गाड़ी चल दी। सब लोग चाय पानी करते खाते पीते रात लगभग 8 बजे तक कटिहार पहुँचे। बाराती लोग नाचते हुए श्याम प्रसाद जी के दरवाजे तक आ गए। सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए। श्याम प्रसाद जी बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी। सब बाराती ने चाय नाश्ता किया, फिर जयमाला हुआ। खाना पीना भी अच्छा था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए व्यवस्था की गई थी। इधर बाराती लोगों को खाना खिलाया जा रहा था और साथ ही साथ उधर शादी का कार्यक्रम भी चल रहा था। सबने खाना और सारी व्यवस्था की बहुत तारीफ की थी। सुबह होने तक शादी भी संपन्न हो गई। मोहन जी श्याम प्रसाद जी से बोले, समधी जी अब जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ समधी जी, अभी तैयारी करवाते हैं। वो समय भी आ गया जब अनामिका को अपने बाबुल का घर छोड़ अपने ससुराल को जाना है। उस समय आंगन का माहौल पूरा मायूसी का था। अनामिका सबसे मिलने के बाद अपने पति दीपक के साथ गाड़ी में बैठ गई। श्याम प्रसाद जी अपने आंसू छुपाते हुए बोले, समधी जी अनामिका बिटिया का ध्यान रखिएगा। बच्ची है, नादान है, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। बीच में ही मोहन जी की बात काटते हुए बोले, कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। आप चिंता मुक्त हो जाइए। दोनों गले मिले मोहन जी के गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी घर की ओर प्रस्थान कर दी। बेटी को तो किसी तरह विदा कर दिए, परंतु अपने दिल को कैसे समझाएं। श्याम प्रसाद जी फूट फूट कर रोने लगे। सबने बहुत समझाया कि बेटी तो होती है पराई धन, जिसे एक न एक दिन पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस बात को श्याम प्रसाद जी अच्छी तरह समझते थे। किसी तरह खुद को संभालते हुए और सुमित्रा जी के पास गए। रो रो के बुरा हाल कर लिया था उन्होंने। उसे भी किसी तरह श्याम प्रसाद जी ने समझा बुझाकर चुप कराया। इधर अनामिका के ससुराल पहुंचने पर खूब स्वागत सत्कार किया गया। ऐसा लग रहा था मानो घर में बहू नहीं लक्ष्मी का आगमन हुआ है। सब लोग बहुत ही खुश थे। 2-4 दिनों के बाद सब मेहमान धीरे धीरे अपने अपने घर चले गए। अब धीरे धीरे अनामिका को भी यहाँ के लोग जैसे अपने लगने लगे। कुछ ही दिनों में अनामिका सबसे घुल मिल गई। ऐसे ही समय बीतता गया। अनामिका ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पास कर ली। अनामिका का पति भी एमए किए था, जो कुछ वर्षों तक यूपीएससी की भी तैयारी किए थे। कुछ घरेलू समस्या के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। फिलहाल दीपक खेतीबाड़ी के साथ साथ घर में ही एक कोचिंग भी चलाते थे। अब इधर अनामिका दिन भर घर के कामकाज खत्म करके जो थोड़ा बहुत समय बचता था, उसमें दीपक ने जो यूपीएससी के नोट्स तैयार किए थे उसी को पढ़कर समय बिता रही थी। क्योंकि उन दिनों घर में मोबाइल नहीं बल्कि लैंडलाइन की व्यवस्था जो थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दीपक जल्दी ही खेत से घर आ गए तो देख रहे हैं कि अनामिका उनके द्वारा बनाए गए यूपीएससी के नोट्स को पढ़ रही है। दीपक को देखते ही अनामिका नोट्स नीचे तकिए से दबाने लगी। दीपक मुस्कुराते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं, वो मैं ऐसे ही बैठी थी और कोई काम भी नहीं था तो सोचा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? अनामिका शर्माते हुए बोली, जी थोड़ा बहुत। दीपक अनामिका के पास बैठ गए और प्यार से अनामिका के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोले,
देखो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा पूरा हक है। जो भी इच्छा हो वो खुलकर बताओ। अब अनामिका को थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। वो भी दिल खोलकर बात करने लगी। जब मैं 14 या 15 साल की थी, उस समय मैं नाना के घर गई थी। तो नाना के मोहल्ले में से एक आदमी कलेक्टर हुआ था। उसको देखा मैंने, वो एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में आया था। उस समय उसका रुतबा देखकर मेरा मन भी तभी से कलेक्टर बनने का हो गया था। इसीलिए मैंने तभी नाना से इसके बारे में पूछा था। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए खूब मन से पढ़ना होगा, और तभी से मेरा पढ़ाई के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते शादी, और फिर यहाँ आ गए। दीपक कुछ सोचते हुए बोला, जरा नोट्स देना तो, इसमें कितना पढ़ चुकी हो तुम? जी पूरा पढ़ चुकी हूँ, अनामिका बोली। तो फिर दीपक थोड़ी देर नोट देखने के बाद बोले, कुछ पूछे इससे? खुशी से अनामिका बोल पड़ी, जी पूछिए। दीपक ने पहले थोड़ा हल्का हल्का 2-4 सवाल पूछे, जो उसका जवाब तुरंत मिल गया। इससे दीपक को लगा कि सवाल इजी है, शायद इसीलिए जवाब दे रही है। अब थोड़े कठिन सवाल करते हैं। अब ऐसा हो गया कि दीपक का सवाल खत्म नहीं होता था कि अनामिका इसका उत्तर देकर पहले ही बैठ जाती। दीपक को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कुछ गणित के सवाल किए जो 10वीं क्लास से संबंधित थे। उसका भी जवाब तुरंत मिल गया। इस सारी घटना को दीपक के माता पिता भी गेट पर से देख रहे थे। दोनों रूम में प्रवेश किए और अनामिका के सर पर हाथ रखकर बोले, शाबाश बेटी, तूने तो पहले ही सबको खुश रखा और अब तो हृदय को भी जीत लिया। दीपक बेटा देख, तू तो पारिवारिक समस्या के कारण नहीं पढ़ पाया, लेकिन अब तो कोई समस्या भी नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अनामिका बेटी अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा करे। इसमें अनामिका के सासू माँ सहमति जताते हुए बोली, काम का क्या है, पहले भी होता ही था और अब भी होगा। तुम अब अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, घर का काम हम देख लेंगे। ये सारी बातें अब तक अनामिका चुपचाप सुन रही थी। अब अचानक उठकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उसकी आंखों में मानो जैसे गंगा जमुना की धारा बह रही हो। बेटी तुम रो नहीं, माँ जी ये तो बस खुशी के आंसू हैं, बह जाने दीजिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी आप मेरी ही सास बने। बस बिटिया, मुझे भी रुलाओगी क्या? इसी खुशी पर एक एक कप चाय हो जाए। इतना कहते ही मोहन जी और सब लोग हंसने लगे। फिर क्या था, उस दिन के बाद से अनामिका ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाने लगी। दीपक भी पहले जिन दोस्तों के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों से संपर्क कर नोट्स वगैरह मंगवा दिए और खुद भी रात में खाने के बाद 1 से 2 घंटे तक गणित और रीजनिंग वगैरह पढ़ाया करते थे। इसी बीच यूपीएससी का फॉर्म भी भरवा दिया। अनामिका को इसकी तैयारी करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि अनामिका के पति खुद पहले ही तैयारी किए हुए थे। इसीलिए उनको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सब दीपक अपने हिसाब से देख रहा था। और साथ में दीपक अपने दोस्त लोगों से हेल्प ले लेते थे। अनामिका ने परीक्षा भी दे दी और कुछ दिनों बाद प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। इसमें अनामिका पास तो हो गई, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाई। अनामिका बहुत उदास हो गई। फिर सब लोगों ने समझाया कि पहली बार में सफलता मिल ही जाए जरूरी नहीं है, बहुत लोग दूसरी या तीसरी बार में सफलता प्राप्त करते हैं। सब लोगों के बहुत समझाने के बाद फिर से 2 गुने जोश के साथ अनामिका ने पढ़ाई प्रारंभ की। अनामिका जब भी अपनी बूढ़ी सास को खाना बनाते देखती तो उसे बहुत दुख होता था। तब वो भी मदद करना चाहती, लेकिन सासू माँ तो सगी माँ से भी अच्छी निकली, कुछ करने ही नहीं देती थी। यहाँ तक कि ज़्यादा रात तक पढ़ाई करती देख चाय बना कर ले आती। अनामिका मन ही मन भगवान को खूब धन्यवाद देती कि आपने माँ जैसी सास दी है। अनामिका अब की बार और ज़्यादा मेहनत करने लगी थी, दूसरी बार जो यूपीएससी की परीक्षा देनी थी। अब की बार थोड़ा अनुभव भी तो हो गया था कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। तैयारी जोरों से चल रही थी, न खाने की सुध न सोने की। इस तरह का परीक्षा का समय आ गया, पता ही नहीं चला। आज अनामिका भी बहुत खुश थी
क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पहली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा अच्छी गई थी। परीक्षा हॉल से निकलने के बाद अनामिका ने अपने पति के साथ शॉपिंग की और कुछ बुक्स भी खरीदी और फिर दोनों घर आ गए। फिर अनामिका ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद मुख्य परीक्षा भी हो गई और अब की बार इसमें सफलता भी मिल गई। घर में पूरा खुशी का माहौल था और साथ ही साथ दीपक थोड़ा चिंतित भी थे, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी घर से मुश्किल थी। इसके लिए पटना या दिल्ली जाना ही पड़ता। ऊपर से यहाँ खेती का सीजन था। अनामिका अकेली वहाँ कैसे रहेगी, इस चिंता से दीपक परेशान था। तभी याद आया कि एक दोस्त की पत्नी ने भी यूपीएससी निकाला है और उसे भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। फिर उस दोस्त से बात करके दोनों को पटना वहीं इंटरव्यू की तैयारी के लिए भेज दिया। अनामिका ने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। आखिरकार इस बार मेहनत अपना रंग दिखाई। अनामिका की कठिन मेहनत और पति दीपक का पूरा सहयोग और सास ससुर के आशीर्वाद से अनामिका आईएएस ऑफिसर बन ही गई। आज पूरे गांव को इस तरह सजाया गया है जैसे मानो दिवाली हो। पूरे गांव में मोहन जी मिठाइयाँ बंटवा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। हों भी क्यों ना, आज अनामिका अपनी कलेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस जो लौट रही है। मोहन जी को दूसरे गांव से भी खूब बधाइयाँ मिली। फिर थोड़ी देर में अनामिका भी आ गई। दीपक की माँ ने अनामिका की आरती उतारी और बोली, जाओ बहू, पहले अपनी कुल देवी का आशीर्वाद ले लो। अरे ये क्या कर रही हो बहू? अनामिका बोली, माँ आपका स्थान मेरे जीवन में कुल देवी के ऊपर है। इतना कहते हुए अनामिका अपनी सास के गले से लिपट गई। बस बेटी, तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे स्वर्ग में ही बैठा दो। आज पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि सब लोग आज बहुत दिनों बाद एक साथ मिले थे। ऊपर से अनामिका की इतनी बड़ी कामयाबी। सब लोग एक साथ खाना खाए। उसके बाद सोने के लिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। दीपक की माँ, आज तो बहू के कारण हम लोगों की समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ गई। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। आखिर बहू किसकी है? अच्छा, तो क्या वो अकेली तुम्हारी बहू है, मेरी कुछ नहीं? इतना कहते ही दोनों हंसने लगे। अच्छा, आप सो जाइए, सुबह जल्दी जागना भी है। बहू को कल ज्वाइनिंग करने भी जाना है। अभी तक अनामिका के माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी, और जानकारी भी कैसे होती। आज तक जो उन लोगों ने अनामिका की कोई सुध ही नहीं ली थी। अगले रोज मोहन जी ने एक गाड़ी रिजर्व की और पूरे परिवार के साथ उस जगह पर गए जहां पर अनामिका की पोस्टिंग हुई थी। वहां पर एक किराए का मकान लिया। अनामिका भी फ्रेश होकर ऑफिस गई और ज्वाइनिंग भी कर ली। दीपक के माता पिता 2-4 रोज रुककर वापस अपने घर चले आए। ऐसे ही खुशी खुशी जीवन यापन चलने लगा। दीपक ने वहीं पर कोचिंग खोल ली। ऑफिस का काम करते हुए शाम के 5 बज चुके थे। अचानक अनामिका को याद आया कि माँ को लेने हॉस्पिटल भी जाना है। अनामिका ऑफिस से निकली और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल अपनी माँ के पास गई। डॉक्टर से मिलकर डिस्चार्ज लेने के बाद माँ को लेकर घर आई। आज सुमित्रा जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी। भगवान ने जो उसे अनामिका की माँ बनाया, इस बात से वो बहुत खुश थी। साथ ही साथ इस बात का एहसास भी हुआ कि मैंने जो अनामिका के साथ किया वो बहुत ही गलत किया। इस बात को सोचकर वो बहुत दुखी भी थी। मैंने हमेशा बेटा बेटी में भेदभाव किया और आज हमारी उसी बेटी ने समाज में इज्जत बढ़ा दी है। इसी बेटी की वजह से आज हमें सम्मान भरी दृष्टि से देखा जा रहा है। अनामिका जब अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची तो वहाँ पर श्याम प्रसाद जी ने जब अनामिका को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब उन्हें पता चला कि अनामिका आईएएस ऑफिसर बन गई है तो उनकी खुशी तो दोगुनी हो गई थी। अनामिका के तीनों भाई अपनी गृहस्थी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उनको अपने माँ बाप की कोई खबर ही नहीं थी। अनामिका के मम्मी पापा की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसीलिए उन्हें कोई परमानेंट के लिए देखभाल वाला चाहिए था। अनामिका ने अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक गरीब औरत को रख दिया था, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। उसे भी काम मिल गया था। वो अनामिका के मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखती थी।
और अनामिका के मम्मी पापा भी उसकी बेटी के साथ बहुत खुश रहते थे। अनामिका अपने घर वापस आ गई थी और उसने दीपक से कहा, दीपक, माँ और पिताजी को यहीं पर बुला लीजिए, वो लोग वहाँ अकेले परेशान होते होंगे। दीपक ने अनामिका को बताया, मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, लेकिन वो कह रही थी कि बेटा हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है और हमें यहाँ गांव में अच्छा लगता है, तो हमें यहीं रहने दो। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम लोग वहाँ आ जाएंगे। अनामिका अपने मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसे सास ससुर मिलना इतना आसान नहीं है। आज वो अगर कलेक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों की वजह से, और इस बात को वो कभी भुला नहीं सकती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।